चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस VR एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग NCERT क्लास 10th के हर वो सीरीज को शुरू करेंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री का सीरीज हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सब हो। तो आज हम लोग आज के सीरीज में इकोनॉमिक्स को हम लोग देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के NCERT का अगर आप देखेंगे तो वो डेवलपमेंट यानी विकास है। तो बहुत ये क्लास आपको बेटर लगेगा। सारे क्लास के अकॉर्डिंग आप बाखूबी कुछ देर समय देंगे तो आप खुद जज कर लेंगे क्या इस क्लास में खास होगा। पहले हम 1 मिनट उसी की चर्चा करें। सबसे पहले तो खास ये होगा कि NCERT का जो रीप्रिंट हो करके जो नया बुक पब्लिश हुआ है, हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो यहाँ कई टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको नया जनरेट जो डेटा है, तो इधर लेटेस्ट डेटा आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है ना। तमाम जगह पे आप क्लासेस करते हैं तो वहां पे पुराने किताबें को ही बताए गए हैं, तो आप पुराने डेटा ही पढ़ते हैं, आप लेटेस्ट एकदम अपडेट रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि रीप्रिंट 2026-27 का जो NCERT का बुक है, हम उसको पढ़ाने वाले हैं, ताकि आगे कोई 27 या 28 में भी अगर बोर्ड के एग्जाम देंगे, उन विद्यार्थियों को कहीं परेशानी नहीं है। या फिर आप PCS के लिए अगर इस NCERT को पढ़ रहे हैं, PCS हो, यूपी PCS हो, किसी भी राज्य का PCS हो या UPSC ही एग्जाम हो, तो उसके लिए आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक ऐसे लेवल के थिंकिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि आपको वाकई में मजा आएगा कि वाह। और यहीं से बड़े बड़े लेवल के एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आएंगे, आपसे प्रश्न लगा देंगे इस तरह से कि आपको किसी एरिया का DM बना दिया जाए, SDM बना दिया जाए, और आपको विकास के नाम पे एक सिचुएशन दे दिया जाएगा कि आप क्या करेंगे। आपको कहेंगे कि क्या बहुत सारे उद्योगपति आपके इलाका में चाह रहे हैं कि पास में ही नदी के ऊपर में एक डैम बन जाए, तो क्या आप डैम बनाना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डैम बनाना पसंद करेंगे। तो फिर सिचुएशन आएगा कि अगर आप डैम बनाते हैं तो वहां नदी के किनारे आसपास में काफी सारे लोग रहते हैं, तो उनके घर है, उनके जो संपदा जो भी कुछ है, वो नदी के नजदीक होने के कारण आप डैम बनाएंगे तो डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, तो उनके आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, तो वो तो घर से बेघर हो जाएंगे। तो आप तो उद्योगपतियों का तो भला कर रहे हैं, बस उन लोगों का क्या होगा कि जो नदी के किनारे रह रहे हैं, उनकी जीवन रेखा सारा कुछ नदी है, तो वो तो घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सिचुएशन जब देंगे तो आप इन सिचुएशन से निकल जाएंगे, और आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट को आप बाखूबी ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इस पे सही राय दे सकते हैं। ये क्लास में आपको पूरे के पूरे करने के बाद आपको मजा आएगा। हर एक कार्टून के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये NCERT क्या कार्टून दे रखा है भाई, इस कार्टून का क्या अर्थ होता है। कई सारे कार्टून है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि NCERT एक ऐसा बेसिक बुक है जहां से आपकी थिंकिंग पावर बिल्ड होती है, और ये सब कार्टून को देख कर करके कुछ ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपके बीच बीच में लाइन छोड़े जाते हैं, ताकि आप उस पर सोचे और आपके थिंकिंग पावर जो है वो बिल्ड हो। तो इसके ऊपर में काम करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले आज के क्लास की शुरुआत करेंगे ज्यादा बकवास किए हुए, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आप बाखूबी ढंग से जान पाएंगे। बिना समय दिए तो कुछ होगा नहीं, और इतने दुनिया में सरल और आसान तरीका कुछ नहीं है। तो किताबें आप अपने पास में रखिए NCERT का, एक बार खुद से रीड कर लीजिए और दोबारा मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, है ना। तो चलिए अब ध्यान सुनेंगे। एक सबसे पहले जब हम एक विकास यानी डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो एक सिंपल डेवलपमेंट का विकास का क्या परिभाषा होगा, पहले हम परिभाषा को जानेंगे। उसके बाद ये क्या इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, पूरे किताबें के बारे में पहले ही कुछ बातें बता रहे हैं कि आप इस क्लास में क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर में हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक डेफिनेशन कि भाई विकास पढ़ने वाले हैं तो विकास है क्या। देखिए विकास जो है ना, ये एक प्रकार के परिवर्तन का ही प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, विकास किसकी प्रक्रिया है भाई, तो ये विकास जो है वो परिवर्तन का,
ध्यान रखेंगे परिवर्तन की प्रक्रिया है, ध्यान रखना है आपको। यानी अगर हम बात कर लेंगे प्रोसेस ऑफ चेंज की बात होती है, तो अगर आप इसी को इंग्लिश में अगर डेफिनेशन तैयार करना चाहे कि व्हाट इज डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट होगा क्या भाई, तो आप कहेंगे डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। एक वन शॉट वाला वो बहुत ही खतरनाक और घातक होता है विद्यार्थी के लिए, कि जहां हर एक मेजर पॉइंट आपके लिए छूट जाते हैं। हमने इस पार्ट को कम से कम एक चैप्टर को 3 छोटे छोटे पार्ट में आपके सामने रखेंगे, लेकिन हर वो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड नोट्स कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एमसीक्यूज आएंगे, ये सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखें डेवलपमेंट की। अगर हम बात कर लेंगे और डेवलपमेंट का एक बेसिक जो है यहां पे हम देखना चाहें एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो कहेंगे कि डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लेंगे तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। याद रखेंगे डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या हो जाएगा गुरु, तो प्रोसेस ऑफ हो जाएगा आपका चेंज, है ना। अब ये आपको अभी हम मायने भी समझा देंगे कि ये क्या है चेंज, किस तरह का चेंज होना चाहिए, लेकिन सिंपल समझेंगे डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। अब चेंज किस लिए होगा भाई, किस दिशा में होगा, तो कहेंगे चेंज फॉर बेटरमेंट। याद रखेंगे चेंज फॉर क्या हो जाएगा, तो बेटरमेंट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो ये इज अ डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन भी दे दिए, अभी हम इसका मतलब भी समझा रहे, हर एक चीज का टू द पॉइंट बात चलेगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, चेंज फॉर बेटरमेंट इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट। ये बात ध्यान सुनेंगे, ये एक जो है प्रक्रिया है, प्रोसेस है किसका, परिवर्तन का। तो अगर कोई कहे कि विकास किसका भाई क्या है, तो विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया जो परिवर्तन की प्रक्रिया होगी, ये किस दिशा में होगा, तो ये पॉजिटिव वे में होगा, एकदम सही दिशा में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर ये सारा कुछ आपको नॉर्मल लगने लगेगा, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे। अगर हम बात कर ले, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज से अगर हम 10 साल पहले की अगर हम बात कर लेंगे, तो उन तमाम तमिलनाडु के कोयम्बटूर एक जगह है जहां की हम फैक्ट्रियों में इंडस्ट्री में काम करते थे। एक प्रकार के मजदूर की भांति हमारी जिंदगी थी, हम एक लेबरर मजदूर थे। ठीक है, और लैंडलेस लेबरर जो होता है वो हम थे। अब इसी तरह से पंजाब के वो लुधियाना और लुधियाना शहर में हम काम किया करते थे धागा वाले फैक्ट्री में। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में बात कर लेंगे, तो नागपुर के गलियों में हम एक फुटपाथ पे कपड़े बेचा करते थे। तो ये हमारा 10 साल पहले का जीवन था। धीरे धीरे हमारे जीवन में देखिए चेंज क्या आया, कि हम लोग धीरे धीरे टीचिंग में आ गए। और 2014 की बात कर लेंगे, 15 की बात कर लेंगे, तो हम लोग टीचिंग में आ चुके थे और धीरे धीरे अपने टीचिंग कैरियर को काफी बढ़िया बनाने का प्रयास किया। और करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीछे में डिजिटल बोर्ड भी है, खुद का ही लिया हुआ है, और आपके सामने हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, और पढ़ाने का ये स्किल भी डेवलप हो गया। तो हमारे जीवन में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये चेंज जो है वो सही डायरेक्शन में हुआ, ये गलत डायरेक्शन में हुआ। तो चेंज तो हर डायरेक्शन में होते हैं ना, कई बार परिवर्तन होते हैं लेकिन वो बैड हो जाएगा ना, बुरा परिवर्तन हो रहा, बेकार का। जैसे आज हम अगर पढ़ा रहे हैं और कल को हो सके कि 1 साल बाद या 2 साल बाद हम आपको कटोरा लेकर के किसी मंदिर के पास में दिख जाए, तो आप क्या कहेंगे, भाई परिवर्तन तो हुआ लेकिन सही दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही देखना है, परिवर्तन जो सही दिशा में हो। हमने क्या लिखा कि चेंज फॉर बेटरमेंट इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट। समझ रहे बात ना। तो ये एक बेसिक परिभाषा है, और बाकी इस चैप्टर को इतना बाखूबी ढंग से और इतना विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका कंसंट्रेशन, डेडिकेशन अगर इस चैप्टर के ऊपर में होगा तो काफी मजा आएगा। आपकी थिंकिंग एक बड़े बड़े अधिकारी जैसा हो जाएगा। समझ रहे बात। तो चलिए अब थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की बात हम करते हैं। यहाँ पे केवल धैर्य बना के रखेंगे, अगर थोड़ा छोटा भी दिख रहा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये लो भैया, हम आपके लिए बड़ा कर दिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। कहते हैं कि विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं।
ये सबकी आकांक्षाएं होता है, किसी न किसी का आकांक्षाएं मतलब उसकी इच्छा होती है, उसकी चाहत होती है कि वो जीवन में करना क्या चाहता है। भाई ये चीजें है। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, सब लोग का जीवन डिफरेंट है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे अगर कोई मजदूर है वो क्या चाहता है अपने जीवन में, कोई अमीर किसान है वो क्या चाहता है, कोई अमीर घर के बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, और कोई गरीब घर के बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं। सबकी इच्छाएं हम देखेंगे कि काफी डिफरेंट डिफरेंट है, एक समान किसी का इच्छाएं नहीं है। तो आपकी भी कुछ अलग इच्छा होगी, हमारे भी कुछ अलग इच्छा होगी, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कई कार्टून्स है जहां पे हम आपको समझाएंगे अभी आगे कि जैसे ये एक भाई साहब है और इनके पास में एक इच्छा चल रहा है, सबकी इच्छाएं की बात आ गई तो कार्टून हम जस्ट इसी पास में डिस्कस कर दें। भाई साहब के पास में ध्यान रखेंगे, ये एक भाई साहब है और ये भाई साहब है, दोनों बात कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं कि तुम एक कार चाहते हो। ये पर्सन है जो इस पर्सन से बोल रहा है कि क्या तुम एक कार चाहते हो। तो ये ध्यान रखेंगे, कहते हैं कि अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम आशा कर सकते हो, भाई उम्मीद कर सकते हो कि एक काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। बात ध्यान सुनेंगे, कह रहा है कि तुम कार चाहते हो, तो कह रहा कोई भी चाहेगा, बिल्कुल कार चाहेंगे, लेकिन कह रहे कि देश की जो हाल है उस कंडीशन को अगर आप देखें तो तुम्हारे पास तो यही एक चीज भला हो जाए आपका कि तुम्हारे पास एक अच्छा खासा रिक्शा अगर आ जाए तो तुम्हारे लिए वही बड़ी बात है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अगर कोई कार में बैठा है तो वो चाहता है कि कार के जगह बड़ा वाला एकदम बढ़िया वाला थार हो जाए, जो थार में बैठा है वो चाहता है कि हमारे पास प्लेन हो जाए, है ना। और जो साइकिल पे वो चाहेगा कि मोटरसाइकिल पर है। सबकी इच्छाएं अपनी अपनी है, वो चेंजिंग की प्रक्रिया कुछ अलग हो जाएगी, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबकी जो इच्छाएं हैं पहले राउंड में समझेंगे, सबकी इच्छाएं जो है वो एक जैसी ग्रो नहीं है ना। अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। आप ये सोचते हैं, कई बार आप लोग सोचते हो कि अगर कोई कंट्री जहां पे हम कहें कि इस कंट्री में डेवलपमेंट हो, तो भाई डेवलपमेंट किस बेसिस पे होगा, आखिर क्या हम वहां पे करें कि ये चीज कंट्री में होना ही चाहिए। ऐसे अब विचार करो, धीरे धीरे नहीं भी की हो कभी तो अब करना शुरू कर दीजिए, तो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा और इस चैप्टर का आप मतलब समझिएगा, बातें आपके जहन में जाएगी, है ना। चलिए, इसी तरह का विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, इसमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, मतलब देश में क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं जो है उसकी जरूरत होगी, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, देश में रहने वाले सारे लोगों का जीवन जो है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि देश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। यहाँ पे कोई जो है इंडस्ट्री वाले भी है, कोई लैंडलेस लेबर है, एकदम भूमिहीन मजदूर जिसके पास अपनी कोई मजदूर नहीं है, कोई अगर किसान में भी देखे हम लोग तो कोई अमीर और धनी किसान है, सारे वेराइटीज के लोग हैं। तो क्या इस देश में सबको ठीक करके रखा जा सकता है। जैसे आप सुनते होंगे कि कई लोग बाहर हाल में आप देखे होंगे कि लोग बातें करते हैं, आपस में डिस्कस करेंगे कि मोदी सरकार वंदे भारत लेकर के आ गया, इससे किसको फायदा हो रहा है, गरीब को फायदा तो हो ही नहीं रहा है, खाली अमीर को इसमें फायदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक पक्ष कि अगर कोई फास्ट गति से एक ट्रेन आया और उस ट्रेन आने के बाद क्या है कि उस ट्रेन में थोड़ा सा हाई फाई है तो उसके कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे लिए जाने लगे, चूंकि सफर को सुविधाजनक बना दिया गया। अगर कोई पटना से अगर रांची जा रहा है तो पहले ज्यादा टाइम लगते थे, लेकिन अब पटना से कोई रांची जा रहे हैं और वंदे भारत से सफर कर रहे हैं तो उनको कम समय में रांची जो है वो पहुंचा दी जा रहे हैं। तो जिसके पास पैसा है और वो आराम से, उनको समय का किल्लत था, तो उनके मायने में तो डेवलपमेंट है कि चलो बहुत बढ़िया होगा। जहां पे 8-8 10-10 घंटे सफर किया करते थे, सुबह निकलते थे शाम जाते थे, मेरा इतना का नुकसान हो जाता था, और अब हम जो है पटना में बैठते हैं, तुरंत से हम रांची पहुंच जाते हैं, 2-4-5 घंटे में एकदम सारा कुछ हमारा हो जाता है। तो उनके लिए पैसा ज्यादा मतलब मायने नहीं है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। लेकिन गरीब का क्या, जहां पैसेंजर ट्रेन टाइम टू टाइम जाती भी थी, वहां ऐसे तेज गति से गाड़ियों को पास कराने के लिए पैसेंजर को कहीं कहीं ले जाके हॉल्ट पे, स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाता है घंटों देर तक। तो उसमें जो हजारों की संख्या में जो सवार पैसेंजर हैं, वो बताओ, वो कहेंगे कि डेवलपमेंट है, वो कहेंगे कि सरकार अमीरों का फेवर में है, अमीरों के लिए ही केवल काम कर रही है, गरीब के तो सरकार सुन ही नहीं रहा है, हम लोग का तो विकास सरकार, इसके सरकार में संभव नहीं है। ऐसे लोग बातें करते हैं ना।
तो आपको इन तर्क पे आना चाहिए कि क्या एक देश में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ये धर्म के हो वो धर्म को, किसी भी जाति के किसी भी धर्म के हो, क्या सबका डेवलपमेंट हो सकता है? इसके ऊपर में आपको बातें करना है, ठीक है। आगे बात ध्यान से सुनेंगे, ये सब संभव है। आप पढ़ेंगे तो ये पूरे चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपकी सोच एक बड़े ऑफिसर की तरह हो जाएंगे, एक अधिकारी की तरह। इसीलिए इसी को पढ़ करके लोग जो है वो कई एग्जाम में पीसीएस और यूपीएससी बीपीएससी तमाम जो एग्जाम है अधिकारी वाले वो सब इसी से पढ़ करके क्लियर हो रहे हैं 6 to 10। तो आप केवल टू द पॉइंट उस तरह के ही अपने ब्रेन को रख करके सोचे कि हर एक समस्या से कैसे निकले। और यहाँ हम केवल विकास की बात यहाँ सीखेंगे अलग अलग आयाम से। विकास को एक आयामों से नहीं समझा जा सकता है, बहुआयामी प्रक्रिया है, अलग अलग हम लोग जो है वो एलिमेंट्स के माध्यम से समझेंगे विकास को, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ देखें कि क्या भाई सब लोग को देश में हम अच्छा कर सकते हैं, सब लोग का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर करके कैसे रह सकते हैं? एक सवाल ये भी है, हर कंट्री में आपस में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने में लगे होते हैं, साथ में मिलजुल करके नहीं रहते हैं। इक्वालिटी की जो भावना होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब विनाशकारी जैसा देखा जाता है, मतलब असमानताएं ज्यादा होते हैं, समानता कम होते हैं। तो क्या लोग मिलजुल कर रह सकते हैं? मतलब और भी अधिक समानता वहां हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। इसी से संबंधित है कि क्या ये सारा कुछ संभव है, और संभव अगर नहीं है तो इसे संभव कैसे बनाएंगे गुरु, इन सभी के ऊपर में है। आगे ध्यान सुनेंगे, उच्च कक्षाओं में मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। यहाँ पे जब हम लोग आगे के क्लास में जाएंगे तो इसी को अधिक जो है वो गहराई से समझेंगे जब उच्च क्लास में जाएंगे। जैसे अब विकास से संबंधित अगर आप 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर निकालेंगे तो वहां आपको डेवलपमेंट और एक मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अलग ही चैप्टर आएगा, जिसमें आप मानव का विकास कैसे किन किन पक्षों से हो सकता है उसको आप बाखूबी समझेंगे। यहाँ आप मानव विकास से थोड़ी बहुत परिचित होंगे इस चैप्टर में, लेकिन 12th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां आप ह्यूमन डेवलपमेंट के कई पिलर को देखेंगे कि मानव विकास किन किन पिलर पे, किन किन स्तंभों पे टिका हुआ है। अगर जैसे मकान में पिलर होते हैं, जितना मजबूत पिलर होगा उतना ही उसका जो छत होगा मजबूत होगा, छत पे कूदो लोड सहेगा। लेकिन अगर उसका पिलर 2 डैमेज हो जाए तो छत तो नीचे गिर जाएगा ना। ठीक उसी तरह से ये जो मानव का विकास है ये किसी पिलर पे है, और वो पिलर क्या है? वो पिलर समानता है, वो पिलर उत्पादकता है। ऐसे बहुत तरह के पिलर्स के बारे में 12th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, मतलब इसी चीज को आप वहां गहराई से पढ़ेंगे। इसके अलावे मतलब अतिरिक्त का मतलब अलावे होता है, ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, पाठ्यक्रम में भी आपको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल का आप बुक्स पढ़ेंगे वहां पे, और हिस्ट्री का बुक्स पढ़ेंगे वहां पर भी आपको इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी बातें जानने के लिए मिलेगा कि मायने में भाई विकास है क्या, है ना। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल की बात कर ले तो यहाँ पे आपके बुक्स में यहीं पे इसी क्लास के किताबों में एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर के ऊपर में अभी हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। नर्मदा नदी घाटी के ऊपर में बांध बना था, सरदार सरोवर बांध, और उसी को लेकर करके ये लोग आवाज उठा रहे हैं। इसके ऊपर में हम लोग आएंगे। अब ये आवाज क्यों उठा रहे हैं, तो ये आप यहाँ विकास से संबंधित पक्षों को देखेंगे, और इसको अगर बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पे पॉलिटी वाले बुक्स में आपको कई आंदोलन के बारे में पढ़ने हैं। समझ रहे बात, जहां चिपको पर्यावरण से जुड़े कई आंदोलन, जिसमें पर्यावरण से जुड़े चिपको आंदोलन के साथ साथ ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आएंगे। कई राजनैतिक आपका आंदोलन आ जाएगा। समझ रहे बात, जो जाति व्यवस्था से लेकर के दलित पैंथर्स वाले हो जाएंगे। कई सामाजिक आंदोलन हो जाएगा, जैसे ताड़ी आंदोलन वगैरह, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जब कई आप आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहां इसमें विस्तार पूर्वक आप समझ पाएंगे कि आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, ये सारी बात। तो आप विकास के सही मायने वहां आप अगले क्लास में भी समझेंगे। और जरूरी नहीं है कि इसे केवल जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के ही हम बुक्स में ही पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको विस्तार से हिस्ट्री की किताबें हैं, पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान की किताबें हैं, है ना, इन क्लासों में भी हम लोग जो है वो सीखेंगे, मतलब इन किताबों में भी। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी लड़खड़ाहट होगी तो मैंने माफी चाहेंगे आप सबसे आगे। इसलिए हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है।
आज जो हम लोग जैसे जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने समय से कहीं ना कहीं हमारा प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सही बात है कि विकास अगर ये कंट्री अगर लोकतंत्र वाले देश नहीं होता तो कहीं ना कहीं विकास और पीछे चला जाता। मतलब किसी का तो विकास बहुत ज्यादा ही हो जाता और किसी का विकास एकदम जीवन बदतर, नर्क से भी बदतर हो जाता है इस धरातल पे। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश में क्या होते हैं, सबको समान नजरिए से देखे जाते हैं। आप कई पक्षों में पढ़ते हो कि आप जो है जैसे मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो वहां पे आपको जानकारी मिलता है कि लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। लोक नियोजन में समानता, जहां पे सरकारी और गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम आती है, कोई भी अगर सरकारी गवर्नमेंट अगर जॉब आते हैं तो उसमें सभी को समान देखा जाएगा। उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसके अनुसार कुछ अपवाद वाले सेक्शन चलते हैं, जैसे SC ST और पिछड़ी जो जाति है उन सबके बारे में चलती है ना, तो उनको कुछ विशेष छूट दिए जाएंगे आरक्षण, और बाकी सरकार के नजर, संविधान के नजर में सब एक है। अगर पूरे पावर में एक प्रधानमंत्री भी अगर है जो पूरे उनके हाथ में पूरे देश का कमान भी है, और अगर एक दूर दराज गांव में बैठा एक जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है वो किसान भी और एक प्रधानमंत्री भी, अगर दोनों में अगर कोर्ट का मामला आ जाएगा तो कानून के नजरों में दोनों को बराबर समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है तो इनके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ये कानून उन्हीं के पक्ष में हो जाएगा और मजदूर है उनके पक्ष में नहीं। ऐसा लोग मिस यूज करते हैं अपनी बहुमत वगैरह, ये सब का वो अलग चीजें है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, मतलब हम एक समानता को हम प्राप्त कर सकते हैं, सारे लोग आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं, सबका एक साथ विकास हो सकता है। ऐसी हम आशाएं जो है वो कहां देख सकते हैं, तो ऐसी आशा और संभावना हम जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक देश में ये देखते हैं, ठीक। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इस पिक्चर को आप समझने का प्रयास करिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कई जो है वो कार है, गाड़ियां है, और ये व्यक्ति है जो अपना रिक्शा चालक कर रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ पे कई जो है वो महिलाएं आप देख सकते हैं कैसे भोजन बना रही है। तमाम पिक्चर आगे धीरे धीरे आपका क्लियर होने लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वो किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की चीजें है। ये रिक्शा चालन है और यहाँ रिक्शा चालक है, आप ध्यान सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। दो बातें ध्यान सुनेंगे। कार वाला आदमी इस रिक्शा चालक को देख करके कह रहा है कि भाई मेरे बिना ये लोग विकास भी नहीं कर सकते, कार वाले बोल रहे हैं। और जो रिक्शा चालक है ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में तो मेरा विकास नहीं हो सकता। आखिर क्यों भाई? ये धीरे धीरे कर करके ये सभी पॉइंट्स को NCERT ऑटोमेटिक क्लियर कर देगा और आपका जो सोच है वो एक बड़े लेवल का हो जाएगा, छोटे स्तर से हो करके। आइए आगे के पॉइंट्स जो है हम लोग डिस्कस करें। आगे के पॉइंट्स में अगर हम डिस्कस करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यहां ध्यान से समझिएगा बात को। तो ये पिक्चर तो हम पहले आपको बता दिए, अब ध्यान सुनेंगे। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका, यहां थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको क्लियर दिखे, तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार, बात ध्यान सुनेंगे, यहां तालिका की बात चल रही है, वो तालिका नीचे है, ठीक है। तो तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुल स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। ध्यान रखें, कुछ जो स्तंभ है वो आपके अधूरे भरे हुए हैं, खाली है, ब्लैंक रहेगा। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, आप दूसरे श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। आइए उस तालिका को पहले देखें। मतलब कुछ तालिका दी गई है, जो तालिका कुछ भरे हुए हैं और कुछ तालिका खाली है, रिक्त है, जिसे आपको अपने सोच के अकॉर्डिंग भरना है। तो ये तालिका 1.1 जो NCERT में है वो दिया गया है, तो इसको देखें। एक मिनट बाकी बीच के बच्चों के लिए अगर कोई ध्यान से सुन रहे हो तो आपकी पूरी स्टडी के लिए, कंप्लीट और बेहतर स्टडी के लिए थोड़ा आपको जानकारी हम सबसे पहले दे दें, उसके बाद हम इन तालिका को विस्तार पूर्वक और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात बता दें कि एक आपका एप्लीकेशन है, आपका खुद का एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो VR एजुकेशन। ध्यान रखेंगे बात को, VR एजुकेशन जो है वो आपका एप्लीकेशन है, जहां पे एप्लीकेशन पे कंप्लीट क्लास 10th का NCERT जो हिस्ट्री है
हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मतलब कंप्लीट एसएसटी का जो है वो बैच आ चुका है। आप जा करके वहां विजिट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे अब क्या है, दोनों बातें, यूट्यूब पर भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोनों जगह प्रॉब्लम क्या है कि YouTube पे आप लाख प्लेलिस्ट बना दीजिए, लाख सिस्टमेटिक से क्लास ले लीजिए, यहाँ बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि जो ऐसे ही जा करके प्लेलिस्ट में चेक किए, एक दो व्यूज बढ़ गया और दो चार वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में काम कर रहे हैं, वहां पे व्यूज नहीं जाते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे कोई पसंद ही नहीं कर रहा है और डिमोटिवेट होके क्लास आना नहीं आना। इसीलिए हमने एक क्रम से आपका स्टडी जो है, अगर आप में डेडिकेशन हो और लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हो, एकदम आग एक जुनून जो है ना वो एकदम सीने में लग चुका है कि हमें एकदम बोर्ड में बेहतर अंक लेकर के आना है या फिर एनसीईआरटी को कम समय में एकदम कंप्लीट करना है किसी पीसीएस एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ये डेडिकेशन वाला बैच होगा जहां पे कंप्लीट आपकी तैयारी नॉन स्टॉप जो है वो चलेगा। और मान के चलिए कि कोई एक टॉपिक है, जैसे विकास मान के चलिए अभी पढ़ा रहे हैं, तो अगर इसमें 3 लेक्चर छोटे छोटे बनते हैं तो हो सकता है कि YouTube के प्लेलिस्ट में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, है ना। उसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यूज कराएंगे, क्योंकि YouTube पे एमसीक्यू ज्यादा लोग देखते हैं और थ्योरी का क्लास कम पढ़ते हैं। लेकिन आप बैच में जाएंगे तो हर एक पॉइंट बाय पॉइंट एक भी कुछ छूटने वाला नहीं है और 3 लेक्चर में खत्म होगा, तो 3 लेक्चर आपको जो है वो बैच के ऊपर में मिलेगा। अगर कोई टॉपिक ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कोई अगर 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा तो 2 लेक्चर मिल जाएगा, 3 तो 3। और YouTube पे क्या है कि एक एक लेक्चर कट कर दिए जाएंगे ताकि लोगों को यहाँ इजी लगेगा। तो जो जेन्युइन बात है जो हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि क्रम से बढ़िया तैयारी हो तो आप जो है एप्लीकेशन से जुड़ करके नियमित रूप से आप अपना क्लास कर सकते हैं। दूसरी बात है, कई बच्चे कहीं ना कहीं क्लास ले चुके होंगे, आप कहीं भी पढ़ ले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहे तो कंप्लीट एसएसटी का जो नोट्स है आप ले सकते हैं। उसके लिए मेरा आप नंबर नोट करिए 8825376551। इसमें आपको कंप्लीट एकदम बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। नाम का हैंड रिटेन नोट्स होगा, मतलब हैंड रिटेन जैसा ही आपको लगेगा, लेकिन आपको हम बता दें कि वो टाइपिंग मोड में होगा ताकि आपको राइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर ये ई लिखा हुआ है कि ऊ लिखा हुआ है। अलग अलग लोगों का अलग अलग राइटिंग होता है, जहां पे हम कुछ नोट्स आपको दिखाने का प्रयास करें कि वो नोट्स होगा कैसे, है ना। आपका कोई सस्पेंस में नहीं। जैसे अगर हम आपको नोट्स दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें सिलेबस होगा। अब एक बार अभी आप पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस भी डिस्कस कर दे, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा ये होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात बता दे कि आप कौन कौन से बोर्ड के विद्यार्थी है, तो नॉर्थ इंडिया में 1-2 बोर्ड छोड़ दीजिए आप, तो लगभग अगर बात कर ले, चाहे यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, शॉर्ट में HR लिख दिया हम लोग, है ना, बोर्ड का नाम ना लिख करके शॉर्ट कर दिया है, तो यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है। तो ये 4 जो बोर्ड का भी नाम लिए, इन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यही जो आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, तो ये इकोनॉमिक्स में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ये प्रॉपर जो एनसीईआरटी आता है ना, तो ये आपका इन राज्य में भी ये एनसीईआरटी प्रॉपर फॉलो होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन बोर्ड में? यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और झारखंड बोर्ड आपका, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर? तो यही एनसीईआरटी पूरे के पूरे ओरिजिनल वाले पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका डेवलपमेंट यानी विकास, दूसरा चैप्टर आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और तीसरा मुद्रा और आपका साख हो जाएगा। और चौथी की बात कर लेंगे तो चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा में आपका उपभोक्ता अधिकार, ठीक। ये 5 चैप्टर। लेकिन अब यहाँ कुछ और विशेष बात अगर हम आपको बताएं कि बिहार बोर्ड, देखिए वो सारे बोर्ड कितने बढ़िया हैं कि प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और एनसीईआरटी हर साल अपनी किताबें रीप्रिंट कर करके नया डेटा जो है ऐड कर देती है ताकि बच्चे नए नए डेटा पढ़ें। लेकिन ये बिहार बोर्ड कितना छछलोल बकलोल है कि ये अपना अलगे बीटीवीसी चलाता है पुराना पैटर्न पे। अब पढ़ता है बच्चा 2026-27 में और डेटा पढ़ता है 2011 का, समझ रहे बात ना। 10-10 साल से भी ज्यादा का डेटा यहाँ पे गैप है। यहाँ साल 2 साल में आजकल क्या चेंजिंग हो जा रहे नए नए, और यहाँ 10-15 साल पहले का जो है डेटा बच्चा पढ़ रहा है। और ये 7 चैप्टर बना चुका है, उसी में से कटिंग कर करके ये 7 चैप्टर। तो अगर हमारी क्लास आप बिहार बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है।
केवल यहाँ पे चैप्टर का नाम अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये सारे 7 जो चैप्टर है ये वहां 5 चैप्टर में ही सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर एनसीईआरटी मतलब हो गया कि पुराने डेटा तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेटेस्ट डेटा भी मिलेगा, मतलब आप अपडेट रहेंगे अन्य विद्यार्थियों के तुलना में। तो आपका पहला चैप्टर आपके लिए जैसे एनसीईआरटी में विकास है, लेकिन आपका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास हो जाएगा। सेकंड आपका जो है वो राज्य एवं राष्ट्र की आय, थर्ड हो जाएगा मुद्रा बचत एवं साख, और ये हमारी वित्तीय संस्थाएं, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात चलेगी। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो जाएगा, रोजगार एवं सेवाएं, और आपके उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। तो ये 7 चैप्टर इकोनॉमिक्स में बिहार बोर्ड वाले के लिए। आप चैप्टर का टाइटल चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, लेकिन जैसे आपको पढ़ा रहे हैं ये आप यकीन मानिए कि सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का आपका 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स में। अब सबसे पहले हम लोग सिलेबस सब बोर्ड वाले को दे करके आपका ये बेसिक क्लास जो पहले क्लास हो चुका है, इसमें अर्थशास्त्र क्या है, इसके जनक कौन है, कब अर्थशास्त्र को कौन 2 वर्ग में बांट दी, सारी बात। अब हम आपको डेवलपमेंट का नोट्स दिखाएं तो सारी बातें आपको मेजर पॉइंट सब लिखा रहेगा। एनसीईआरटी के हर वो चीज की विकास का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें आपको मिलेंगे। नेशनल इनकम, अब राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम में जहां नया डेटा आ गया है वो नया डेटा भी हम आपको अभी पढ़ाएंगे वहां भी, और यहाँ भी नोट्स में मिल जाएगा आपको कि उच्च आय या समृद्ध आय वाले 2024 में प्रति व्यक्ति आय को किसको उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये सारी बात यूएस डॉलर से होता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये कई ऐसे मिलेंगे आपको जो नया नया रहेगा, तो इसमें संशोधन भी किया गया है। और ऐसे लास्ट में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस मिलेगा, जहां पे आप इसे प्रिंट आउट करा के सब निकालेंगे और पहले रीड करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट से लास्ट में किसका ये होगा किसका भी होगा, और फिर लास्ट में आप आंसर से मिलाएंगे। मतलब आपकी कंप्लीट तैयारी आपको एप्लीकेशन के अंदर में हो जाएगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और नोट्स प्रिंटेबल होगा, जिससे आप निकाल करके फोटो कॉपी के दुकान पे जाके उनके व्हाट्सएप पे भेज करके आप आराम से निकलवा करके अपने पास मटेरियल रखेंगे तो ज्यादा सुविधा होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर रिवीजन करना चाहे तो पूरे बुक्स बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं तो उनको और प्रॉब्लम होता है कि क्या बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो बना करके आपको दे देते हैं, ठीक है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। और एमसीक्यूज भी आपके बुक्स में 2-4 होते हैं, हम लोग आपको 12, 20, 25 अलग अलग चैप्टर, बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा एमसीक्यूज, छोटा चैप्टर है तो कम से कम 12-15 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बातें अब तालिका में पढ़ते हैं भाई कि ये तालिका में दे क्या रखा है। इस तालिका को बढ़िया से देखेंगे, बहुत मजा आ जाएगा आपको समझने में, विस्तार पूर्वक आप समझ पाएंगे लोगों के बारे में। यहाँ ध्यान सुनेंगे, साउंड थोड़ा कम करिए, आवाज आ रहा है इधर, ठीक है। यहाँ ध्यान से सुनिएंगे बात को। यहाँ है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन जिसको हम लैंडलेस कहते हैं, और ग्रामीण यानी रूरल, और मजदूर यानी लेबरर की बात चल रही है, ठीक है। यानी लैंडलेस रूरल लेबरर जो होते हैं उनकी बात चल रही है कि गांव में एक ऐसा व्यक्ति लैंडलेस मतलब भूमिहीन, मतलब भूमि है ही नहीं उनके पास। भूमि नहीं है तो कैसे करते हैं भाई, तो दूसरे के खेत में काम करते हैं, खेत में दिन भर का काम करेंगे, उनके बदले जो मजदूरी मिलेगा उन्हीं कहते हैं भूमिहीन मजदूर। अपना कोई जो है वो 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघे की जमीन नहीं है, ऐसे दिहाड़ी वाले जो मजदूर है उसी को कहते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, गांव के मजदूर है। ये क्या उपेक्षा करते हैं भाई, ये क्या अपना कुछ विकास का एक मन में अवधारणा बना रखे है कि हमारे क्या हो जाए तो हम विकास मान लेंगे। इस देश में सबकी अलग अलग आपके आकांक्षाएं हैं, और हर एक व्यक्ति की आकांक्षाएं पूर्ति होगी तो उस व्यक्ति का विकास होगा। तो पहले तो हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पे आएंगे। क्योंकि आप एक मान लीजिए कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो चाहे इंडिविजुअल इनकम हो, यानी पर कैपिटल इनकम की बात हम करते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, अगर एक व्यक्ति का विकास हो रहा है और ऐसे देश में लगभग लोगों का विकास होना शुरू हो गया तो देश तो अपने आप डेवलप कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। अब इस तरह से सवाल आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में निकल के आएंगे, आपको केवल समझ लेना है ताकि कलम बिना रटे अपने आप चल सके। समझ रहे बात ना? तो ये ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे हम कहें कि नेशनल, अभी आपको समझाएंगे कि हम देखेंगे कि एक मोटे तौर पे देखेंगे कि राष्ट्र का विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ चंद लोग हैं जो बहुत ज्यादा इनकम में आ गए हैं, और कुछ बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं कि जिनका इनकम इनका ना के बराबर है। तो ऐसा नहीं कह सके राष्ट्र का विकास, वो सही मायने में राष्ट्र का विकास नहीं है।
लेकिन जिस देश में सबकी इनकम अच्छी है, मतलब 5 लोग हैं तो पांचों का इनकम अच्छा खासा है, मतलब 500 200 का महीने में कम ऊपर नीचे है, लेकिन सब 10,000 है तो 10,000, कोई 500, कोई 700, कोई 200, कोई 9,500 कमा रहा है तो थोड़ी बहुत है तो चलेगा। अब कोई बंदा ऐसा है कि किसी कंट्री में 5 लोग ही है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो 50,000 कमा रहा है, और 4 ऐसे लोग हैं कि जो मतलब 5,000 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। तो बताएंगे उस देश के वो नागरिक में समानता दिखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बहुत पैसे वाले हैं तो दूसरे कम पैसे वाले से भेदभाव भी करेंगे, छुआछूत भी करेंगे, है ना, इस तरह की बातें आएंगे। और उस कंट्री में भाई इनकम तो है ना, उसको डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटल इनकम में भी अच्छा खासा पैसा आएगा, लेकिन हर व्यक्ति के पास उतना इनकम नहीं है। अब इसको समझेंगे आप, थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या क्या बकते चले जा रहे हैं, तो ये किताबों के माध्यम से सुनिए लाइन बाय लाइन। कहते हैं कि भूमिहीन मजदूर है, वो कहता है कि काम करने के अधिक जो है वो दिन, सबसे पहला उनका ख्वाब है कि हमें अधिक दिन साल में काम मिले। क्योंकि जमीन इनके पास है ही नहीं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो जब भी फसल वगैरह लगता है तो फसल की बुआई के टाइम में, फसल की कटाई के टाइम में इनको काम मिलता है, और बाकी दिन ये बैठे रहते हैं, बाकी दिन इन्हें समझ नहीं आता है क्या करे नहीं करे। तो जब काम नहीं करते हैं तो भाई इनको पैसा भी नहीं मिलता है, तो पैसा नहीं मिलता है तो इनकी स्थिति गंभीर है। तो ये चाहते हैं कि हमें काम वर्ष में अच्छे खासे दिन मिले। और एक ऐसा डेटा है कि जैसे अगर किसी को वर्ष में 183 दिन से अगर अधिक दिन काम मिल रहा है तब तो समझे कि उसकी स्थिति अच्छी है, और अगर किसी का एक साल के अंदर 183 दिन से अगर कम दिन काम मिल पा रहा है तो समझिए कि वो बेचारे का स्थिति गंभीर है। तो कम से कम तो इतना दिन तो काम मिलना चाहिए, इससे अधिक दिन मिले तो अच्छा है, और इससे कम दिन काम मिलता है तो खराब है। और भूमिहीन इसी में आते हैं, बेचारे के 183 दिन से बहुत कम रोजगार मिलता है, तो ये चाहते हैं कि अधिक दिन काम मिले ताकि हमें अधिक इनकम हो। ठीक है, दूसरी बात है, ये चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं, इनकी आकांक्षाएं हैं कि बेहतर मजदूरी मिले। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ भी, है ना, जैसे आदमी फसल लगता है तो धान की बुआई जब होती है तो धान की बुआई के टाइम में देखेंगे कि 4 केजी 5 केजी चावल पे ये जो है वो मजदूरी करने के लिए खेतों में जाते हैं, और आराम से 3 कट्ठे 4 कट्ठे जो है वो खेत आराम से ये बोते हैं, और बदले में इन्हें क्या मिलता है तो 4 केजी 5 केजी 6 केजी जो भी होगा यही चावल मिलता है। और गांव में चावल वो बेचने के लिए जाते हैं तो वहां 20 रुपए केजी 22 रुपए केजी बहुत है तो एक अच्छा रेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, तो वो मिलता है। माने मुश्किल से 150-200 रुपए पर आफत हो जाते हैं बोने में, समझ रहे बात? तो ये 150-200 रुपए में पूरे दिन काम करते हैं। अच्छा, ये भी काम परमानेंट नहीं है, ये जॉब जो है ना इनके लिए ये परमानेंट नहीं है, मतलब फसल की बुआई 10-15 दिन 20 दिन महीना दिन चला तो चला, और उसके बाद फिर इनका काम ही नहीं है, बैठे रहते हैं। तो ये इस लिहाज से ये चाहते हैं कि जो भी हमें काम मिल रहा है, एक तो ज्यादा दिन काम मिले, और जो भी काम मिले उसकी एक मजदूरी वेजेस जो होता है वो अच्छा खासा चाहिए, समझ बात ना। इसके अलावा स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। मतलब इन्हें ये आशा है कि हमारे लोकल जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से की स्थिति में बहुत ही दयनीय है, खराब है, जहां हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और जो प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं वो हमारे बच्चों से काफी आगे आ रहे हैं, उन्हें अच्छा क्वालिटी का शिक्षा मिल रहा है और हमारे बच्चों को क्वालिटी का शिक्षा नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा वेजेस मजदूरी मिलती ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी प्राइवेट विद्यालय में भेज सके। तो चाहते हैं कि छोड़ो भाई प्राइवेट क्या है, वो प्राइवेट बन रहा है, बिल्डिंगे बन रहा है, बनने दो, सबको मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास में जो लोकल गवर्नमेंट का स्कूल है, अगर उसी स्कूल में अगर एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो जाए, अच्छी क्वालिटी का अगर एजुकेशन मिलने लगे, तो हमारे लिए तो भाई विकास हो जाएगा। ये मजदूरों की आकांक्षा है, उसकी आशा है। तो हर एक पीपल का पहले तो आशा आपको समझना पड़ेगा, तब आप विकास को समझेंगे कि विकास किनको क्या करेंगे कि उनके लिए विकास हो। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगा देने से, सड़कें बना देने से, बैंक को खुल जाने से हॉस्पिटल हो जाए, विद्यालय हो जाए तो डेवलपमेंट, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत अमीर है तो बड़ी अगर बिल्डिंग का स्कूल खोलेंगे तो आप एजुकेशन सिस्टम तो ठीक कर रहे हैं, तो इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, उन बड़े बड़े विद्यालय में, स्कूल के बड़े बड़े बिल्डिंग जहाँ पे खूब सारे फैसिलिटीज है, वहां एक लैब है, साइंस का प्ले ग्राउंड, तमाम तरह की चीजें हैं जो बच्चों को चाहिए वो है, लेकिन पता चल रहा है कि उसमें केवल अमीरों के बाल बच्चे ही पढ़ेंगे, जो रिच फैमिली के जो लोग हैं वही केवल पढ़ा पाएंगे, बाकी गरीब बच्चा के उनके जो पिताजी हैं उनको तो वहां गार्ड पे भी कोई नौकरी ना रखे, समझ रहे बात ना, उनके बच्चे तो पढ़ भी नहीं रहे हैं।
तो कैसे होगा? वहां तो एक बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा और एक बच्चा मजदूर से भी बदतर जीवन जिएगा। तो वहां पे सही मायने में देखे तो दोनों लोगों का तो डेवलपमेंट नहीं ना हो पा रहा है भाई, विकास नहीं हो रहा है। तो आपको एक पहले तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट को समझना होगा, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति के आकांक्षाओं से वाकिफ होना पड़ेगा कि अलग अलग लोगों की उनकी इच्छा क्या है। तो यहाँ हम पहले एक व्यक्ति के देख रहे हैं कि वो ग्रामीण मजदूर हैं और उनकी कोई अपनी जमीन नहीं है। उनकी इच्छा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले, उस काम के बदले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो मजदूरी मिले, और साथ साथ लोकल स्कूल इतना बढ़िया हो जाए कि भाई उनको बच्चों को वहां पे अच्छे क्वालिटी का शिक्षा जो है वो विद्यालय दे सके। ठीक, इसके साथ उनकी थोड़ी और भी कुछ उम्मीदें हैं कि कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो। जैसा कि आप जानते हो हर सोसाइटीज में, खास करके शहरों में तो ये भेदभाव थोड़ी कम मिलती है। अगर शहरों में भेदभाव अगर मिलते भी है तो वहां पे पैसा का खेल है, प्रतिष्ठा का खेल है। आपके पास ज्यादा बड़ा पद है, ज्यादा पैसा है तो आपको वैल्यूएबल लोग मानते हैं, चाहे आप निचली कास्ट से क्यों ना हो, लोग चार आपके तरफ देखते हैं, आपको इज्जत करते हैं। और गांव में क्या होते हैं आप सब जानते हो कि गांव में सबसे ज्यादा असल भेदभाव और छुआछूत तो हमारे भारत के ये गांव में ही है। तो जहां गांव की वातावरण काफी अच्छे है, अगर वातावरण के नजरिया से देखें तो लोग रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप शहर के लोग को कहेंगे कि गांव, अगर कई लोग शहर से आएंगे गांव के लोग को बोलेंगे, ठगते हैं कि भाई तुम तो खुले एकदम पूरा शुद्ध हवा में सांस लेते हो, हमें तो इस तरह का माहौल इन्वायरमेंट तो शहरों में मिलता नहीं, वही शोर गोल, ये वो हल्ला गोदाम, ये वो बड़ी गर्मी, चारों तरफ टाइल्स मार्बल बिल्डिंग्स है, इससे शहरों का टेम्परेचर इस गांव की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, शोरगुल वाला इलाका है, ध्वनि इतना प्रदूषित हो गए कि दूर का जगह एकदम धुंधला सा दिखता है ना। तुम मस्त लाइफ जी रहे हो, समझ बात। तो उनको कहिए कि भाई साहेब बंबई वाला फ्लैट खाली करके आप गांव में ही आइए, वहां आप 80 लाख का जो वो फ्लैट लिए हैं और यहाँ 80 लाख में तो बीघा से जमीन आ जाएगा। आप बीच में एगो बांग्ला बना लीजिए ना 20 लाख रुपया खर्च करके, 30 लाख, और चारों तरफ से बाउंड्री कर दीजिए 1-2 बीघा का जमीन लेकर के, और चारों तरफ पेड़ लगा के मस्त एकदम सांस लीजिए एकदम इस हवा में और रहिए। वो आदमी नहीं रहेगा, वो आदमी एक काल कोठरी जैसा एक छोटा फ्लैट 80 लाख के, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का लेके बड़ा शहर में रहेगा, लेकिन गांव में नहीं रहेगा। पता है क्यों? अगर वो चाहे तो गांव से भी हो सके कि ऐसा पास में उसका जॉब सेंटर हो, फिर भी वो चाहता है कि अपने बच्चों को शहर में रखें, शहर के वेशभूषा में रखें, आगे हायर लेवल का एजुकेशन दे। वो जानता है कि गांव में नहीं है, गांव में वही थिथरलौजी और मारपीट और छुआछूत, भेदभाव, एक दूसरे का जलन, ये माहौल है। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये बेचारे मजदूर हैं। अब जानते हो कि अगर गांव में भेदभाव और छुआछूत होगी तो सबसे ज्यादा इसके शिकार कौन होंगे? गांव के अमीर लोग होंगे, जो गांव में ऊंची जाति से आते होंगे, गांव के सबसे बाहुबली आदमी होंगे, या गांव में सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है, उनसे कोई भेदभाव करेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा भेदभाव के शिकार कौन होंगे? यही ग्रामीण मजदूर हो जाएंगे। जो लैंडलेस, जो रूरल लेबरर हैं, ये सबसे ज्यादा ये सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई हम गांव में खुलेपन की जिंदगी जीजें, वहां का कोई छुआछूत भेदभाव, किसी तरह के हमारे पास सामाजिक भेदभाव ना हो, और गांव में वे नेता भी बन सके। मतलब एक उनकी इच्छा है वो गांव में नेता भी बन जाएंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, जमीनी स्तर की बातें आप सब जानते होंगे कि गांव में गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, पंचायती राज व्यवस्था है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक समानता लाने के लिए ये दे रखे हैं। आप कई बार सुने होंगे कि गांव में SC ST के लिए ही मुखिया का कोटा रिजर्व है। इस बार मुखिया के पद पे, सरपंच के पद पे उचली जाति के आदमी नहीं आ सकते, जनरल नहीं आएंगे, इन जाति के। लेकिन वहां खेल क्या हो जाता है कि जो ऊंची जाति का आदमी है, जिसका मतलब एक दहशक है, जो जिसका बोलबाला है, तो अब उनको सरकार कही कि इस बार के इलेक्शन में आप तो खड़ा नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे SC के लिए या फिर ST के लिए कोटा रिजर्व हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे कि SC के कोई मरल टूटल आदमी के कहेंगे कि तुम खड़ा हो जाओ इलेक्शन में, उम्मीदवार बनो, और इसके सारे पैसे खर्च जो है वो ये करेंगे, और इनका केवल नाम होगा। और जब ये जीत जाएंगे इलेक्शन में इनको अपने इलाका में तो वोट मिलेगा ही मिलेगा,
और प्लस में बड़ी जाति के लोग हैं वो भी इनको वोट दिलाने का काम करेंगे अपनी जाति के सारे लोगों से, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि हमारा ही आदमी है। और इसी में ये चुनाव जो है वो जीत जाता है, तो इसके जो भी जो आपका मुहर है, जो भी चीजें हैं, वो सब जो है ये आदमी रखेगा और इनको कठपुतली की तरह नचाते रहेगा। समझ रहे बात ना? तो ऐसे में अगर ये जीत भी जाते हैं, लेकिन सही मायने में जो पैसा आते हैं, जो पावर है, जिससे इनका डेवलपमेंट होना चाहिए थी थोड़ी बहुत, वो डेवलपमेंट इन्हीं का हो जाता है। इनके जीवन में लंबे समय तक कोई सुधार किसी तरह का नहीं होता है। समझ रहे बात ना? तो इसीलिए ये चाहते हैं कि समाज में इस तरह का भेदभाव ना रहे, और गांव में अगर नेता वाला अगर बने भाई, तो हम भी गांव में नेता बन सकते हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, या किसी भी तरह का अगर लीडरशिप करने के लिए मिले तो हमें भी मिले। ये ख्वाब किनकी है? तो ये ख्वाब जो है वो आपका भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के है। अगर कोई इसे कंप्लीट करता है तो ये अपने आप को क्या मानेगा कि भाई हमारे इलाका में तो विकास हुआ है। ये अंबानी की तरह ये नहीं चाहेगा कि दूसरे कंट्री में 10 कंपनी में हमारा बिजनेस हो जाए, हमारे पास जो है एकदम खुद का एकदम प्लेन हो जाए, ये हमारे पास जो है बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर हो जाए 2-4 गो। ये बेचारे की ये इच्छा नहीं है। समझ बात? ये चाहते हैं जो जिस स्थिति में है वो वही चाहेगा। हम मान के चलिए डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे हैं, हम चाहेंगे कि बड़ा सा एक स्टूडियो हो जाए, है ना? हम बड़ा सा स्टूडियो हो जाए जहां पे 2-4 बंदे को हम रख सके कि कोई क्रिएट करके दे, खुद ही सारा कुछ पढ़ाना, खुद ही थंबनेल, बैनर, पोस्टर, एप्लीकेशन पे सारी चीज डालना, टेस्ट वगैरह लगाना, यूट्यूब पे आना, ये तमाम सारी काम जो है खुद को देखना पड़ता है। प्लस में विद्यालय में जाकर के पढ़ाना, साइड से कोचिंग में पढ़ाना, बहुत तामझाम है। तो हमको लगता है कि थोड़ी सी चैनल ग्रो हो जाता, कितने पैसे आने लगते, चाहे वो चैनल से, ये ऐप से कि 2 बंदे रखते, आराम से वो चीजों को क्रिएट कर देते, थंबनेल, बैनर जो भी हम बोलते वो कर देते, तो हमारे लिए वो डेवलपमेंट है हमारे सेक्टर में, है ना? हमारी सैलरी मान के चलिए 10,000 कमा पा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, अगर 1 लाख रुपया 20,000 और बढ़ जाए, 30,000 और बढ़ जाए, तो हमारे लिए ये डेवलपमेंट है। समझ बात? तो सबके मायने में कहीं ना कहीं देखें तो डेवलपमेंट अलग है। आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप चाहते हो कि हम जल्दी से पढ़े, हमारी सारी डिग्रियां कंप्लीट हो जाए, हम फॉर्म भरे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी नौकरी लग जाए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ बात? तो सबकी विचारधारा अलग है, तो इनकी आकांक्षाएं से आप वाकिफ हो। अब आइए दूसरे के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। यह है पंजाब के समृद्ध किसान। ध्यान रखेंगे पंजाब के कैसे किसान की जो है वो क्या चाहते हैं। तो जैसा कि नाम में देख रहे हो कि समृद्ध यानी धनी किसान, तो ये खुद समृद्ध है पंजाब के। तो इनको ऐसा नहीं कि इनके पास जमीनें नहीं, जमीन भी है, अच्छे खासे उत्पादन भी कर लेते, तो प्रोडक्शन का अच्छा खासा इनको इनकम भी मिल जाता, ऑलरेडी है। लेकिन अब इसके बाद इनको क्या किया जाए कि इनके लिए विकास हो जाए? आखिर इनकी भी तो कुछ उपेक्षा है, कुछ आकांक्षा, कुछ इच्छा है। क्या है सुनो। कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थक मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चे को विदेशों में बसा सके। देखो कितना बढ़िया भैया लाइन है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि ये चाहते हैं कि हमें जो है ना वो ज्यादा समर्थक मूल्य मिले, जो भी हम फसल का उत्पादन करते हैं, क्रॉप्स जो हम लोग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस क्रॉप्स के ऊपर में, फसल के ऊपर में गवर्नमेंट एक राशि तय करती है। आप क्लास 9th में ही आपको एनसीईआरटी में पढ़ना था एमएसपी के बारे में, है ना? सरकार जो है वो एमएसपी ला रखी है, कांग्रेस की सरकार लाई थी। तो ये एमएसपी क्या होता है? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर आप फसल लगा रहे हैं तो फसल लगाने से पहले ही सरकार उस फसल के एक रेट तय कर देता है कि अगर मान के चलिए कोई धान लगा रहा है तो सरकार कही कि हम कम से कम 22 रुपए केजी तो लेंगे ही लेंगे। तो किसी किसान को लग रहा है कि भाई अच्छी रेट है तो वो फसल लगाते हैं, प्रेरित भी होते हैं। अब गोला वाला 18 रुपया ले, 20 रुपया ले, और सरकार कहे कि कम से कम 22, मतलब इससे बढ़ जाएगा। आपका फसल तैयार होते होते हो सकता है कि बढ़ जाएगा, 24 रुपया ले लेंगे, 25 रुपए में आपका धान ले लेंगे, लेकिन ये मिनिमम है, मतलब इससे नीचे में नहीं लेंगे। समझ बात ना? तो किसान को अच्छा लगता है, इससे सपोर्ट मिलता है ये आपका कि भाई अब लगाएंगे, कहीं अगर गोला में नहीं कोई ले रहा है तो कोई बात नहीं, सरकार को हम दे देंगे। लेकिन ये चाहते हैं जनाब कि ये जो सरकार का एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसको बढ़ा करके रखे, मतलब हमेशा ऊपर रखे। ये 25 रुपया, 26 रुपया, जिसको पहले वो 50 रुपए केजी बेचते हैं, वो चाहते थे सरकार इसका एमएसपी में 60 रुपया तय करे, 80 रुपया तय करे। ये चाहते हैं कि मूल्य में वृद्धि हो। दूसरी बात ये चाहते हैं कि हमें जो लेबर चाहिए वो मेहनती चाहिए,
और सस्ते मजदूर द्वारा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान समझेंगे, एक बेचारा भूमिहीन मजदूर है जो चाहता है कि हमारी मजदूरी के ज्यादा इनकम मिले, और ये पंजाब के समृद्ध किसान जो खुद और अमीर होने के चक्कर में चाह रहे हैं कि एकदम सस्ता में मजदूर चाहिए। भला इससे विकास होगा क्या? थोड़ी तो सहानुभूति उन्हें लेबर के ऊपर में रखी जाए कि उसके पास तो भला कुछ नहीं है, मेरे पास तो इतना भी कुछ है कि बच्चों को दिल्ली हो, पटना हो, कोटा हो, तमाम शहरों में बच्चों को भेज रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी करा पा रहे हैं, चाहे वो आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकले हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए निकले हो, मेडिकल हो, कोई भी सेक्टर हो, आप पंजाब के समृद्ध किसान हो, भेज रहे हो, एकदम थार से मस्त हवा ले रहे हो, घूम रहे हो, और एक बेचारा भूमिहीन मजदूर जो मजदूरी से परेशान है, काम के घंटों से परेशान है, उनको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिलते हैं, उनको एक अच्छा वेजेस नहीं मिलते, मजदूरी नहीं मिलते हैं, और ये जनाब चाह रहे हैं क्या कि हमें और सस्ता मजदूर मिल जाए ताकि मजदूरी से भी कुछ पैसे बच जाए। आज जो हम फसल लगाते हैं ना, उसका इनकम मतलब फसल का अच्छे खासे प्राइस सरकार हमें दे ताकि हमारे पास इतने पैसे आ जाए, इतने पैसे आ जाए कि हम अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकते हैं। अगर पंजाब के किसानों के जो फसल है उसकी कीमत सरकार इतनी देती है और सस्ते में मजदूर मिलते हैं कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो जाए और वो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में सेटल्ड करेंगे तो उनके लिए डेवलपमेंट है। भैया देख सकते हो कि क्या है, सबकी आकांक्षाएं अलग अलग है। अब ये दो लोगों की आकांक्षाएं आप समझे, और यहाँ आपको कुछ जो है फील करना है खुद से। इसमें क्या फील करना है? किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, ऐसे किसान जो केवल खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उनकी क्या आकांक्षाएं होंगे। तो इसमें आपको अपना थोड़ा सा थिंकिंग करना है कि सर बारिश पर ही निर्भर है, तो बारिश तो ये सामयिक असामयिक चीज है, कभी टाइम पे आती है, कभी टाइम से लेट आती है, कभी आती है तो आती है तो जरूरत से बहुत ज्यादा आ जाती है, कभी आती है तो जरूरत से एकदम कम आ जाती है, तो ये तो दिक्कत है। तो इनको चाहिए कि इरिगेशन सिंचाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक निश्चित मात्रा में इनको सिंचाई का सुविधा मिले। आप इस पे थिंकिंग करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह के छोटे छोटे चीजों के ऊपर में आप बुक्स में आप फील करना शुरू करेंगे, खुद का एक्टिविटीज करेंगे, तो थोड़ा आप में एक अलग इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। हम आपको यहाँ हेल्प कर रहे हैं और बाकी आप समझेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। कहते हैं कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, मतलब भूस्वामी का मतलब पहले वर्डिंग को क्लियर करो। भूस्वामी मतलब वो लैंड का ऑनर है, उसके पास अपनी जमीन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लैंडलेस है, भूमिहीन है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके पास अपनी जमीन है। और ऐसे परिवार का एक ग्रामीण महिला, मतलब वो परिवार कहाँ का है? शहर का नहीं हो, गांव का हो, तो गांव के है और उनके हस्बैंड के पास में जमीन है, अच्छी खासी जमीन है, और वो गांव में रहते हैं। और वो महिला क्या चाहती, उसकी क्या इच्छा है, क्या करे कि उनके लिए, उस महिला के लिए प्रॉपरली विकास है। तो जान रहे हो कि गांव की अगर बात करेंगे तो गांव में तो वही चलता है कि गांव के जो जमीन है, जिसके पास अच्छा खासा, और खुद को वो या तो ऊंची जाति को मानता है या तो वो थोड़ा सा समझता है कि हम ये इस गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चूंकि हमारे पास 20 बीघा 50 बीघा की जमीनें हैं, तो वो अपनी महिलाओं को कैसे रखता है ये आप भी जानते हैं, पर्दा में रखता है। और हमारे यहाँ पहले तो यही चलता था ना रूढ़िवादी विचारधारा में, कि गांव के जो लोग होते थे साफ साफ कहते थे कि ये इसे संस्कार है, जहां महिलाओं से उसके फ्रीडम छीन ली जाती थी और एक नाम दिया जाता था कि महिला जो है वो माँ और पत्नी के रूप में ही अच्छी लगती है। समझ रहे बात? तो ये गांव के लोग हैं कि भाई फलाना आदमी का पत्नी है, आई गांव में वो टोला से जाएगी, आई हम मजदूर उजदूर देखेगा, सब कुछ कमेंट उमेंट करेगा, मजा ले लेगा। तो इन सभी चीजों पे अपने आप को प्रतिष्ठित मान करके और अपनी प्रतिष्ठा जो है वो मानते थे कि हमारी प्रतिष्ठा हमारी पत्नी से भी है, हमारे परिवार से भी है, तो उनको वो एक कायदा में रखते थे। और ये कायदा में महिलाएं रहना चाहेगी, ये कहेगी कि का हमरा शादी से पहले हम बड़ा बड़ा ख्वाब देखे थे कि शादी हो जाएगा तो हस्बैंड से जब मन तब पैसा मांग लेंगे, माता पिता पैसा नहीं देते हैं। अब तो हस्बैंडो जी आजकल बतियाता ही गांव के वो गांव, तो कहता है आओ एकदम बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, शादी सेट होता है तो एकदम बड़ा बड़ा सपना दिखता है ना। और उसके बाद अब क्या होता है आप जानबे करते हैं कि ओकर बाद बेचारी घर का काम करते करते उसका कपड़ा धोना, उसके लिए खाना बनाना, उसके ख्याल रखना, ये है वो है, कुछ दिन में बच्चे आ जाते हैं तो उनके, और फिर वो कहती है कि पहले हमको कहते थे कि रानी बना के रखेंगे और ये तो नौकरानियों से बदतर हमारा हाल है।
नौकरानी भी आती है तो टाइम से अपना काम करके चल जाती है। ये तो रात के कखानियों 10 बजे उठा के कहिएगा कि ये कर दो और वो कर दो, हमको करना पड़ता है। इतना तो नौकरानियों नहीं करती है। वो भी आएगी तो कहेंगे कि हम 10 बजे आएंगे, 4 बजे चल जाएंगे। अब 5 बजे तो नहीं होकर अलग से पैसा लेगा, चाहे हमारा टाइम नहीं है आप किसी और से करा लीजिए। आइए तो एकदम फुल टाइम, एकदम 24 घंटा सेवा में सर्विस के लिए आप अपॉइंट कर लिए हैं, तो बेचारी परेशान है। समझ के बाद अब उसके दर्द को आपको समझना है कि आखिर इस महिला के लिए क्या किया जाए कि वो महिला चाहे कि हाँ भाई सरकार विकास कर रहा है, आपको भाई एक पद मिल जाए, तो इन महिलाओं के लिए आप क्या करिएगा। लेकिन उन पक्षों को भी आप देखिएगा कि इतनी भी कुछ ना कर दीजिए कि उनके पुरुष जो है ना मार के उसको घरे से भगा दे, ले आजादी इतने चाहिए तो हमारे घरे से चल जाओ। अब बेचारी बिना पुरुष के और बेकार का, मतलब बिना पुरुष के, बिना हस्बैंड के अपना एकदम बेकार का लाइफ जिए। फिर तो और लगेगा कि आजादियों बेकार था, एक से बढ़िया था कि हम अपने पति के साथ रहते थे, सुख दुख में कोई अपना तो मिले। मैंने बहुत तरह के प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा आपको करना है कि उसके परिवार वाले भी एग्री हो जाए और इस महिला को थोड़ी बहुत आजादी भी मिल जाए, ताकि उसको लगे कि हाँ ये तो ठीक हुआ। ठीक है, तो इस पे आपको काम करना है। अगली पॉइंट से है शहरी बेरोजगार युवक। एक युवक है जो शहर में रहता है और बेरोजगार है, गांव के बेरोजगार की बात नहीं कर। इसमें आपको कल्पना करना है कि आखिर उनकी कौन कौन सी इच्छाएं होंगे जिसको अगर करे तो उसके लिए विकास हो जाएगा। इस पे आपको वर्क करना है। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे, शहर के अमीर परिवार का लड़का और शहर के अमीर परिवार की लड़की। तो लड़की का दिया हुआ है, तो लड़की को देख करके आप नॉर्मली अंदाजा लगा सकते हैं, आपका एक कॉमन थिंक आ जाएगा कि अगर शहर में लड़की ये चाहती है तो लड़का क्या चाहेगी। तो एक कहेंगे कि एक सिटीज के एक रिच फैमिली के एक लड़की है, वो क्या चाहती है पहले सुनिए। वो चाहती है कि उसे अपने भाई के जैसे आजादी मिलती है। ध्यान रखेंगे, उसे अपने भाई के जैसे आजादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में कर सकती है, अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ठीक है, मतलब एक शहर में अमीर अर्बन सिटीज में एक अमीर रिच फैमिली का एक लड़की है, वो चाहती है कि हमें अपने भाई की तरह आजादी मिले। जैसे आप जानते होंगे कि ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार किए जा सकते हैं, कहने के लिए कहते हैं कि लड़के और लड़कियां में कोई बराबरी नहीं है और कोई अंतर नहीं है। ये गार्जियन भी खुद अपने मुखों से भी बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, हम अपने बच्चों को, हम अपने लड़कियों को हम अपने बेटों से ज्यादा बढ़िया से मान रहे हैं, हमारे लिए बेटा और बेटी समान है। ये बातें केवल कहने के लिए है। आप फील कर सकते हैं कि जहां अगर बेटा अगर किसी का हो और किसी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में चला जाए और कहेगा पापा जी, फोन करके मारेगा, पापा जी आज रात के नहीं आएंगे, सुबह आ जाएंगे, काफी सारा फ्रेंड यहाँ पे आए हुआ है, तो आज सर पार्टी होगा, थोड़ा रात हो जाएगा, तो हम सुबह में आ जाएंगे। तो पिताजी कहेंगे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से केयर करना, तुम अपने आप को थोड़ा बहुत आराम से सुबह ही आ जाना, हम लोग फोन कर लिए ताकि तुम रात में आओगे, कब आओगे, नहीं आओगे। अगर किसी का बेटी अगर जाती है तब पहुंचाने टाइम में पूछती है कि के बजे बर्थडे खत्म हो जाएगा कि हम के बजे लेने के लिए आए। समझ रहे बात ना, पूरा बढ़िया से। और दन उधर से फोन आता है, बर्थडे खत्म हो गया कि अभी और टाइम लगेगा, केक अभी नहीं कटा है, खान पान नहीं हुआ है, भैया को भेजे का, पापा को भेजे का, बार बार। लड़की बोली बहुत सारे फ्रेंड है, माँ कल आएंगे, नहीं 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 भाई ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि उसके जो पेरेंट्स है वो लड़कियों को थोड़ा सा लड़कों की अपेक्षा जो है, एक मेजर रीजन आप कह सकते हो कि वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रखना चाहते हैं लड़कियों को। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि अंतर ही है, तो बीच के कड़ी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इश्यूज है कि महिलाओं को लगता है, लड़कियों को लगता है कि हमें अपने भाइयों की तरह आजादी नहीं मिलता है। वो सुबह में चला जाता है बिना पूछे और वो शाम को लेट आता है। ये गांव में भी देखिए, सुबह में किसी का अगर लड़का निकल जाए और शाम में अगर लौट करके आता है तो कोई नहीं पूछेगा गांव के आसपास पड़ोस। लेकिन अगर किसी का बेटी जा रही है पढ़ने के लिए 7 बजे, तो गांव के लोग बगल वाला टाइम में ले रहता है कि एक ट्यूशनी के बजे लगता है और के बजे एक ट्यूशन जो है वो छुट्टी होता है, पूरा टाइम टेबल। और अगर जान रहा है कि 12 बज गए, फलना के लड़की आ गई, चिन्ना के लड़की आ गए, अब ओकर बेटिया अभी लेबे नहीं किया है, तो ओकर बेटी से ज्यादा बगल के सोसाइटी में जो लोग है ना, वो दुआरी पे बैठ के यही सब पूरा डेटा कैलकुलेट करते रहते हैं। और जब देखेंगे कि शाम के 6 बजे आई है, तब बस लगेंगे ओकर दुहारी पे जाके, ओकर दुहारी पे जा करके
ये जानते हैं फल्ला के जो बचिया है ना, एक के कोचिंग में जाती है, फल्ले फल्ले के बेटी के साथ में हो जाती है। और उकर बेटिया देखे कि 12 बजे छुट्टी हो गया, 1 बजे आ गई, और उकर बेटिया के देखे कि सांझ के आई है, तो जरूर कुछ बात है। और ऐसे करते करते एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि जहां महिलाएं जो है अपने आप को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, और ऐसी महिला उस समाज में दब जाती है। तो थोड़ी बहुत जो है वो महिलाओं को ये फ्रीडम मिलना चाहिए, बात ध्यान से सुनेंगे। और ये चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई को आजादी है, ठीक उसी तरह की आजादी हमें भी मिले। हमारे भाई पढ़ने के लिए अलग अलग शहर में जाते हैं, आज लड़कियों को पढ़ाने के लिए दूर दराज के क्षेत्र में भेजने के लिए गार्जियन जो है नहीं जाने देते हैं कि तुम बच्ची हो, अलग शहर में रहोगी अकेले, तमाम अलग अलग जगह के लोग हैं, कहीं तुम बाजार में जाओगी, कहीं तुम ट्रैवल करोगे, कहीं तुम कोचिंग में जाओगे, तो वहां अलग तरह से तुम्हें ट्रीट करेंगे, इसलिए तुम लोकल इलाका में ही पढ़ो। ऐसे होते हैं। और जबकि उनके बेटे होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए बहुत दूर दराज के क्षेत्र में आराम से बेफिक्र होकर भेज देते हैं। तो वही एक अमीर परिवार के शहर की एक लड़की है जो इसी तरह की चीज चाहती है कि हम अपने पढ़ाई के लिए विदेश में भी जा सके, विदेश भी रहे, हमें आजादी मिले, ये बात है। अब ये ध्यान सुनेंगे, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी के क्या प्लान होगा भाई, इसको समझेंगे आप ध्यान से। तो नर्मदा घाटी के आप समझना है, पहले तो एक पिक्चर आपको हम दिखा दे नर्मदा घाटी का। नर्मदा घाटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हम अभी देंगे कि नर्मदा घाटी के ऊपर में डैम बनेगा, और इससे अब ये ध्यान सुनेंगे, एक बात समझेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे किनारे कुछ लोग रहते हैं, और नर्मदा नदी के ऊपर में बांध देने से उनका इलाका जलमग्न हो जाएगा, वो घर से बेघर हो जाएंगे। तो उनकी क्या इच्छाएं होंगे, आखिर उनके मामले में विकास क्या होगा, उनका तो घर बार डूब जाएगा आपके डैम बनाने से, तो उनकी क्या इच्छाएं होंगे, इस पर हो सके कि आप इस पे थिंक करेंगे कि उनको सरकार या कोर्ट जो है सेटलमेंट करने का पहला प्रावधान करे कि उनको एक जमीन मुहैया कराया जाए जिन पे वो आराम से आवास बना करके रहे, मतलब सेटल का पूरा प्रोसेस उनको रखा जाए, ठीक है, ताकि उनका इलाका जलमग्न वाले क्षेत्र से दूर हो जाए। डैम वगैरह बनेगा तो ऐसे बीच का कड़ी आपको निकालना है, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे, अब बुक्स की बातें यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो तालिका के ऊपर में हम लोग विचार कर लिए। अब यहाँ पे आप सुनेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में आपको फंसा करके रखेंगे। अब यहाँ आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए वर्डिंग को, शायद नहीं होगा, अच्छा आपको दिख रहा होगा, हम बात पढ़ लेंगे, ठीक है। तालिका 1.1 को भरने के बाद आप ये 1.1 कुछ भरा हुआ भी सीखे और कुछ आपको भर भी लेना है, ठीक है। तो इसके बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों का विकास प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है, क्या सबकी एक जैसा भावना है कि भाई ये कर लो तो विचार है, नहीं। आप देखें कि पंजाब के धनी लोग अलग चाहते हैं, भूमिहीन लोग अलग चाह रहे हैं, उनकी इच्छाएं हैं, शहर में रहने वाले अमीर घर के लड़के अलग इच्छा है, उनके लड़की के अलग इच्छा है, सबकी आकांक्षाएं विकास को लेकर के अलग अलग है। संभवतः नहीं, ये याद रखेंगे, जो आप पढ़े तो आप ये अनुमान लगाए, वही बात कर रहे हैं कि संभावना व्यक्त किया जाता है कि ये नहीं है, इनमें हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहते हैं, वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, मतलब हर व्यक्ति वो ऐसा चीज चाहता है कि जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ बात। अब हमारे पास साइकिल भी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक साइकिल ही आ जाए, वही डेवलपमेंट है। तो जरूर नहीं है कि आप हमें थार दे दीजिएगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हमें कार चाहिए, हमें साइकिल चाहिए तो साइकिल चाहिए। जिसके पास मोटरसाइकिल है उनको कार की उम्मीद लग रहा है, तो उनको कार मिले तो उनके लिए विकास है, हमें साइकिल ही मिल जाए तो हमारे लिए डेवलपमेंट है। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, ठीक है। चलिए, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके, मतलब जो भी ख्वाब देखे हैं उनको पूरा कर दे तो उनके लिए डेवलपमेंट है। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजों की चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष, मतलब ये कह रहा है कि हो सकता है कि दो व्यक्ति या दो गुट कुछ ऐसे ही चीज की मांग कर रहा है कि जिसको अगर मतलब पूरा भी कर दिया जाए तो दोनों के आपस में विरोध हो जाए। ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रैक्टिव हो जाए। ये डिस्ट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब एक नुकसान विनाश, एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान, और जिसमें आपस में ही दोनों लड़ जाए। तो ऐसा हो सकता है। जैसे अगर भाई और बहन वाली बातें देखें तो बहन को ज्यादा आजादी मिल भी जाए अगर, तो क्या भाई को बर्दाश्त होगा? भाई उसका विरोध करेगा। समझ रहे बात ना, कि बहन है, हमारी इज्जत है, ऐसे कैसे कहीं दोस्त के साथ रह सकती है।
ऐसे कहीं से कहीं चली जाएगी, ऐसे कैसे शहर में अकेले पढ़ने के लिए जाएगी, कुछ हो गया तो हमारा समाज में क्या होगा, नाक कट जाएगा, समझ रहे बात ना। तो ऐसे कई पक्ष हो सकते हैं कि जहां पे दो गुट में आप एक तरह के मांग को अगर आप दे रहे हैं तो दोनों में आपस में ही डिस्ट्रैक्टिव हो जाए, दोनों को एक न एक दूसरों का नुकसान हो जाए, समझ रहे बात। ऐसी भी भावना हो, देखिए यहाँ पे क्लियर आराम से पढ़ेंगे। कहते हैं कि आजादी के अवसर मिलने और भाई बहन की बातें थी कि आजादी के मिलने अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा। अब देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रही है कि लड़की भी चाह रही है, लड़की क्या चाह रही है कि भाई के जैसे हमें आजादी मिले, और इस अवसर पर क्या हो कि एक बात और है कि भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाए। आता है शर्ट पैंट खोल देता है, लो बहन खींच देना, समझ रहे बात ना, खींच देना, धो देना, वाश कर देना, सब अलग अलग वर्डिंग है, लेकिन आपको भाव समझना है, ठीक है। और बहन बेचारी पागल हो जाती है, चिड़चिड़ा जाती है कि जो मन तो आता है, और कोई वो कपड़ा दे देता है, कोई बर्तन खाने के बाद बर्तन कहता है धो देना, ये कर देना, वो कर देना। तो उसकी एक उम्मीद है कि जब हमारे घर के जो कामकाज है तो हम भी एक बेटी है, हम भी एक पेरेंट्स का भी बच्चा है भाई, और वो बच्चा है तो बेटा है और बेटी है, तो इसमें अंतर ना करते हुए घर के जो भी काम है उसमें हेल्प करे, हाथ बटाए, है ना। तो ये लड़की भी चाहती है कि घर के काज में भाई हाथ बटाए, लेकिन क्या भाई को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। कि आशा रखती है वो, हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, बिल्कुल होगा, ज्यादातर तो यही हो सकता है कि 1-2% ऐसे भाई है कि जो अपने बहनों को हेल्प करते हैं और करनी भी चाहिए, है ना। लेकिन ज्यादातर ऐसे व्यक्ति होंगे कि अगर बहन कहेगी कि तुम भाई, तुमको भी अब काम कपड़ा धोना पड़ेगा, तुमको भी खाना बनाने में हेल्प करना पड़ेगा, तुमको भी बर्तन धोने में हेल्प करना पड़ेगा, घर में झाड़ू पोछा का जो काम होता है उसमें भी तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, अब तुमको जैसे तुम हो वैसे हम हो, तो क्या भाई पसंद करेगा? काम नहीं करेगा, है ना, इसका विरोध करेगा। इसको बढ़िया समझेंगे। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते। अब ये मेजर पॉइंट आ गया, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस रिवर्स पर, नदी पे डैम बने, और नदी पे अधिक से अधिक जब डैम बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा, और जब ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा तो हमारे इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो नियमित रूप से मिलता रहे, और हम नियमित रूप से प्रोडक्शन करते रहे और लाभ कमाते रहे। तो उद्योगपति चाह रहे हैं भाई ज्यादा से ज्यादा नदियों पर बांध बांधे, है ना, बांध बने, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, जब नदी यहां से बह रही है और इस नदी के ऊपर में आप बड़ा सा बांध बांधेंगे, पानी को एकदम ऊंचाई से ऐसे गिराएंगे, तो ये नदी से दूर पानी इधर जो है, सॉरी, इसमें ऊंचा बांध बांधेंगे तो ये पानी इधर से आएगा, ये नदी का जो कैपेसिटी है जल धारण करने का ये बढ़ जाएगा, और ये फ्लो कर करके नदी के किनारे किनारे रहेंगे, है ना, और ये डैम के इधर पानी आ जाएगा नदी से आगे। और इसी नदी के किनारे पहले जो है वो कुछ लोग अपना मकान बना रखे थे, आवास था, ठीक है। तो ऐसे में तो इनका जो मकान होगा नदी के किनारे, इस डैम बन जाने से आसपास के आवासीय क्षेत्र में जलमग्न जल से घिर जाएगा, तो इनको परेशानी होगी कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे भाई को बहन का काम पसंद ना हो, उसी तरह से उद्योगपति चाह रहे कि डैम बने, लेकिन अगर डैम बनता है तो इससे ज्यादातर जमीन जो है वो जलमग्न हो जाएगा, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे। जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं। जो आदिवासी नदियों के किनारे, जंगल में, आप जानते हो कि नदी वगैरह के किनारे, झील के किनारे आदिवासी लोग अपना जो है वो मकान बसा रहते हैं, और अगर वहां सरकार जो है वो नदी पर डैम बनाती है तो वो इलाका, उनके आदिवासी के इलाका जलमग्न हो जाएंगे, तो वो इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये विनाश है ना, नुकसान है। चलिए ये ध्यान सुनेंगे, एक पिक्चर है उसके ऊपर में डिस्कस करें, है ना। तो ये देखें कि वो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, है ना। चलिए अगली बात करते हैं। जैसे और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करेंगे। मतलब आदिवासी का क्या होगा, उनकी मांग कि आप डैम नहीं बनाइए, आप हमें छोटा सा एक चेक डैम बना दीजिए, छोटा सा बांध बना दीजिए, जिसको हम फाटक को गिरा करके और फाटक को खोल करके पानी का नियंत्रण करेंगे। मतलब हमारे एक नहर आ गया है, इसमें छोटी छोटी बांध बांध दीजिए, पानी इधर आ गई तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, और क्लोज कर देंगे, इधर पानी तब तक आएगा, और जिधर पानी हो गया इधर के आसपास में सिंचाई की काम हो गई, इधर सूखा है तो इसको ओपन कर करके और इधर आराम से कर लेंगे। मतलब छोटे से एक
चेक डैम की बात जो है वो यानी चेक बांध की बात वो करेंगे, और या फिर वो कहेंगे कि हमारे लिए तालाब ही बेटर है, तालाब बना दीजिए, हमारा सिंचाई वगैरह ये सब सारा काम हो सके, है ना। और उद्योगपति चाह रहा है कि नहीं भाई बड़ी बांध बनाइए और ऊंचा बांध बना दीजिए, तो चूंकि ज्यादा बिजली का उत्पादन हो और ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा तो हमारी कंपनी को ज्यादा बिजलियां मिलते रहे। चलिए बाकी हम लोग धीरे धीरे अगले क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ी सी और लाइनें हैं इसको हम लोग देख लेंगे, आराम आराम से 3 पार्ट में ये पूरे चैप्टर को कवर करा देंगे, ठीक है। इस तरह 2 बात साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतलब अलग अलग लोगों का विकास जो है वो भिन्न भिन्न होगा, सही बात है ना। इसी चीज को तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग चाह रहे हैं विकास। दूसरा एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, है ना। एक के लिए विकास है लेकिन वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो, वो नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, ठीक है। वही बात पढ़ ले कि दूसरे के लिए इतना नुकसान है कि एकदम विनाशकारी तबाही ही, समझ बात ना, हो सकता है, ऐसी बातें होगा। एक बात अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि एक बात आप अगर देखे चाहे तो एक कॉमन थिंक निकल करके आता है ना, कि पीपल वांट मोर इनकम। समझ बात, लोग जो है ना वो चाह रहे कि अधिक से अधिक इनकम। आप क्या नोटिस किए, पंजाब के जो किसान है वो क्या चाहते हैं, अधिक से अधिक लाभ हो हमें ताकि बच्चों को विदेश में पढ़ा सके। किसान क्या चाहता है, उसकी आकांक्षाएं अलग है, लेकिन एक चीज निकल के आ रही है कि वो ज्यादा इनकम की राह देख रहे हैं कि ज्यादा दिन काम मिले, हमें ज्यादा मजदूरी मिले, इनकम ही तो बढ़ेगी ना। अगर हम आपको बताएं कि अगर हम आपसे कहें कि 5 दिन काम करोगे तो 10,000 का महीना मिलेगा, दूसरी बात कहे कि 20 दिन काम करोगे तो 4,000 का महीना मिलेगा, तो आप कौन से काम करना पसंद करेंगे गुरु। अगर दोनों में अगर हम बात करें कि दोनों में उतना ही आपको वैल्यू मिलेगा, सारा कुछ उतना ही मिल रहा है, तो आप कम काम करना चाहेंगे, सैलरी ज्यादा है, समझ बात। तो यहाँ एक कॉमन थिंक निकल करके आ रहा है कि पीपल मोर इनकम, लोग जो है वो अधिक से अधिक आय चाह रहे हैं, एक मेजर पॉइंट, एक कॉमन चीज है। और बाकी उनकी जो चाहत है, वो आकांक्षाएं हैं, वो अलग अलग है। अब देख सकते हो मार रहा है हॉर्न, और एक माँ है जो अपने बच्चों को ले रहे हैं, लिख रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं वो विकसित होना नहीं चाहते। तो इन सब के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, और अगले दिन इसी के ऊपर में हम लोग देखेंगे, एक समान हम लोग जान पाएंगे कि कैसे वो बेहतर और नियमित मजदूरी है वो चाहते हैं, है ना। थोड़ी सी थक गए हम लोग, आराम आराम से एक एक पार्ट में कवर करेंगे। आय और अन्य लक्ष्य आप इसको एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, तो फिर हम इसको जो है वो विस्तार पूर्वक पढ़ाने का काम करेंगे। आराम आराम से पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा खत्म कर लिए और दिमाग में कुछ भी नहीं गया, दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ बात, किधर से पढ़े किधर ही चला गया उससे मतलब नहीं, थोड़ा ही पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी वही चीज है, जो भी पढ़ रहे हैं जीवन में उतारना है। और ये एनसीईआरटी आपको 12th पढ़ते पढ़ते ऐसा आपको कर देगा कि एक ऑफिसर जैसा आपको सोच दे देगा, और इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, आप ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ढल जाइएगा कि क्या कहना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये बैलेंस करने के लिए एनसीईआरटी आपको सिखा ही देगी, ठीक है। तो अगले क्लास के अंदर में हम मिलते हैं, और बाकी 1 मिनट देख ले, अगर नोट्स हो सके तो हम आपको भी यहाँ पे भी आपको दे दे। बाकी नोट्स का कंप्लीट जो है वो आपका बैच के अंदर में जब आप हर एक चैप्टर खत्म होगा तो वहां पे वो चीजें रहेगी, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या अलग से क्लासेस लेके आएंगे कि विकास का अर्थ आप सब जाने, कि इसमें डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी हम अगले दिन नोट्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे तो करा देंगे, आप इसके लिए घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए तो यहीं तक क्लास रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।